नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फाइनली ईरान की स्टेट मीडिया के द्वारा ये कंफर्म किया जा चुका है कि ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रैश हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आखिरकार जो ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या ये जो प्रेसिडेंट है यही सबसे पावरफुल होते हैं या फिर सुप्रीम लीडर के तौर पर कोई और है ईरान का, और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईरान के प्रेसिडेंट है इनको तेहरान का बुचर यानी कि तेहरान का कसाई क्यों कहा जाता था। क्या इसमें इजरायली सरकार का जो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद का हाथ था या फिर कुछ और। ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है या फिर इसके पीछे कोई साजिश की गई थी। लेकिन आप इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम इब्राहिम रईसी है वो 63 साल के थे, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है जो कि हाल में इंडिया भी विजिट करके गए उनका नाम यहाँ पे हुसैन अमीरुद्दौला है जो कि 60 वर्षीय थे। आपको बता दें कि ये दोनों है ना, ये दोनों कहाँ गए हुए थे दोस्तों, तो ये दोनों ईरान का ये जो ईस्टर्न रीजन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ईरान का ये जो ईस्टर्न रीजन है जो कि अजरबैजान के साथ यहाँ पे बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पे एक डैम का उद्घाटन होना था। तो यहाँ पे जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है और साथ में जो ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पे गए हुए थे ताकि डैम को यहाँ पे उद्घाटन किया जा सके। आपको बता दें कि अजरबैजान और ईरान के बीच में वैसे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इनके दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज को है ना, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये डैम बनाया जा रहा था। और जहां पे इन दोनों कंट्री के जो लीडर्स है जब मिलते तो कह लीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा संकेत मालूम होता। आपको बता दें ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसको डिजमार प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, ये एक रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश वगैरह होते रहता है और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो काफी कम होता है दोस्तों, क्योंकि इस एरिया में जो फॉग है यानी कि कुहासा है वो काफी ज्यादा बना रहता है। तो ये पर्टिकुलर इस साइट पे से जब यहाँ पे कह लीजिए कि डैम को उद्घाटन करके वापस है ना ईरान की राजधानी तेहरान को ये लौट रहे थे यहाँ पे, तो उसी बीच चूंकि फॉग चूंकि बहुत ज्यादा था और साथ में जो विजिबिलिटी था वो 15 मीटर से भी कम था, इस कारण यहाँ पे इनका जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों वो क्रैश हो गया, ऐसा अभी फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कुछ दिन पहले ही जो ईरान यहाँ पे है और साथ में जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने अमेरिकन सरकार और इजरायली सरकार को यहाँ पे धमकी देते हुए ये कहा था कि अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना लेगा और साथ में यहाँ पे इजराइल के ऊपर हमला भी कर सकता है, और साथ में ईरान ने इजराइल के ऊपर कई सारे मिसाइलें भी दागी थी दोस्तों। तो ऐसा यहाँ पे कह लीजिए कि कयास लगाया जा रहा है कि इसमें मोसाद जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और साथ में कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खुफिया एक बड़ा एजेंसी है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो जिन्होंने पास्ट में कई सारे ऐसे कारनामे यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे एक कयास लगाया जा रहा है कि इसमें मोसाद का हाथ है, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ था और जब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि अभी प्रेसिडेंट मारे वगैरह गए, क्योंकि रेस्क्यू टीम पूरा एफर्ट मार रही थी यहाँ पे, तो उस वक्त भी यहाँ पे ट्विटर पे मोसाद और ईरान है ना कह लीजिए कि ट्रेंड कर रहा था। तो चूंकि इन्होंने इजराइल के साथ यहाँ पे ऐसा किया था तो हो बताया जा रहा है कि इजराइल की जो मोसाद है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे है वो यहाँ पे ऐसा कुछ करी होगी, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो पर्टिकुलर घटना हुआ है वो ईरान के अंदर हुआ है दोस्तों यहाँ पे है ना। कहीं और अगर जो हुआ होता तो यहाँ पे ये लगाया जा सकता था, लेकिन अभी कह लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, अभी चलाया जा रहा है यहाँ पे। और आपको बता दें कि रसिया की ओर से भी काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजे गए थे ताकि यहाँ पे एक क्रैश साइट के बाद भी इनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन ये जो क्रैश हुआ इतना हार्ड लैंड किया था यहाँ पे जिसमें कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाया। आपको बता दें कि जब ये लौट रहे थे तो 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय लौट रहा था यहाँ पे, जिसमें से जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया दोस्तों वही हेलीकॉप्टर में ये दोनों यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और साथ में जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद थे। तो इस पर भी एक बहुत बड़ा संशय और बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे कि 3 हेलीकॉप्टर में से जो क्रैश किया उसमें ही दोनों ये बैठे हुए थे, कोई और दोनों क्यों नहीं किया यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एंगल निकल कर आ रहा है, क्योंकि जिसमें दोनों नहीं बैठे हुए थे वो करता तो समझ में आता हाँ कि फॉग का रीजन है या फिर फॉग की वजह से तीनों क्रैश कर जाता तो समझ में आता, लेकिन कह लीजिए कि वही किया जिसमें दोनों बैठे था तो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये निकल कर आता। आप देख सकते हैं कि जो वो हेलीकॉप्टर है ना ये पर्टिकुलर क्रैश साइट से यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे धुंध था वहाँ से जो हेलीकॉप्टर का टेल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे भेजा गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है रसिया वगैरह यहाँ पे और कई सारे देशों से यहाँ पे भेजे गए थे, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि ये जो लैंड था काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और साथ में पर्टिकुलर उसी स्पॉट पे जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश किया वो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे जल गया दोस्तों यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे मारे गए। तो यहाँ पे अब आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कह लीजिए कि है ना जो इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या वो बना रहेगा या फिर इन दोनों मिनिस्टर के मारे जाने
के वजह से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो जरूर बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर जो किसी भी प्रकार का मोसाद का इन्वॉल्वमेंट है ना निकल कर आता है सामने यहाँ पे, तो ईरान एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करेगा आगे आने वाले दिनों में इसराइल के ऊपर यहाँ पे। और साथ में रसिया भी पूरे तरह से सपोर्ट कर रहा है ईरान को लेकर, है ना। फिर हम इसमें ये भी समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इनको क्यों बुचर ऑफ तेहरान कहा जाता है, तेहरान का कसाई कहा जाता था। लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये तो जो मारे गए हैं वो एक प्रेसिडेंट थे यहाँ पे और साथ में फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उन दोनों में जो बड़े थे वो कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि ईरान के अंदर एक सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट चलता है और वही सबसे ज़्यादा पावरफुल फिगर माने जाते हैं। तो अभी फिलहाल में जो यहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर है जिनका नाम आयतुल्ला अली खामानी है, उनके अंदर ही ये सारे आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो गए, है ना, जो कि इब्राहिम रईसी थे, जो कि मारे गए इस क्रैश लैंड में यहाँ पे, और साथ में जो जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, गार्डियन काउंसिल है और आर्म्ड फोर्स है। तो आप देख सकते हो कि ये जो चारों है ना, पांचों आप यहाँ पे जो यूनिट देख रहे हो वो सब किसके अंदर आते हैं, तो इस सुप्रीम लीडर के अंदर आते हैं, जिनको एक रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। और अगर जो आर्म्ड फोर्स के अंदर 3 कैटेगरी की बात करें तो इसमें आर्मी आता है, पुलिस आता है और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स आते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के भी अंदर से 2 सेक्शन एक तरीके से, है ना, बासिज होता है, और पुलिस के अंदर ये मोर्टैलिटी एक तरीके से मोरालिटी पुलिस होता है यहाँ पे, है ना। उसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं, जिसमें 86 मेंबर होते हैं। वही अगर जो हम बात करें प्रेसिडेंट के, तो ये कैबिनेट के 22 मेंबर के द्वारा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट किए जाते हैं, और साथ में पार्लियामेंट में 290 मेंबर होते हैं। तो यानी कि कह लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वो वोटिंग के थ्रू आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है वो वोटिंग के थ्रू नहीं आते हैं, बल्कि जो है ना एक एक्सपर्ट का असेंबली होता है 86 मेंबर का, वो कह लीजिए कि इनको चूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ईरान के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने जाना यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा नहीं होता है, बल्कि सुप्रीम लीडर का यहाँ पे पद सबसे ऊंचा होता है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट का पद अभी खाली हो गया, और आपको बता दें कि ईरान के अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे अगले साल, है ना, लेकिन उसके 1 साल पहले यहाँ पे इस तरीके से एक दुखद सामने घटना आ जाता है। और आपको बता दें कि अभी जो ईरान के फिलहाल में जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनको कह लीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जा सकेगा, और आगे आने वाले दिनों में जब 2025 में इलेक्शन होगा तब यहाँ पे वोटिंग के थ्रू नए यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा ये है ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसमें एक घायल जरूर यहाँ पे होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं आखिरकार ये जो है ना इनको एक मास मर्डर के तौर पे, साथ में बुचर ऑफ तेहरान के तौर पर क्यों देखा जाता है यहाँ पे, है ना। ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है, इनको बुचर ऑफ तेहरान क्यों कहा जाता है ना। तो आपने ये जाना यहाँ पे कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनको आखिरकार जान हो चला ही गया, लेकिन आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनको इनका सक्सेसर के तौर पर, है ना, सक्सेसर तो नहीं कह लीजिए कि जब तक चुनाव नहीं होता है तो फिलहाल यहाँ पे है ना एक टेम्पररी बेसिस पे उनको प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे एक करके समझते हैं यहाँ पे कि आखिरकार इनको बुचर ऑफ तेहरान क्यों कहा जाता है। आपको बता दें ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी रईसी लेड अ सीवियर क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट आफ्टर डेथ ऑफ 22-year-old मासा अमीनी इन 2022। आपने जाना होगा कि 2022 के अंदर एक 22 वर्षीय मासा अमीनी का डेथ हो जाता है। उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं और उस प्रोटेस्ट को कह लीजिए कि पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। और वो जो कुचलने का जो ऑर्डर है वो कहाँ से आया था, तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रईसी से ही आया था। इन्फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉर वीमेन एंड इंटेंसिफाई यूरेनियम इनरिचमेंट फॉलोइंग द यूएस विथड्रॉल फ्रॉम द लैंडमार्क न्यूक्लियर डील। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ईरान का एक न्यूक्लियर डील चल रहा था, लेकिन अमेरिका उसमें जब पीछे हट जाता है उसके बाद से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट रईसी हैं उन्होंने यहाँ पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर दिया, जिसमें यूरेनियम को इनरिच करने का प्रोसेस होता है। जब ये कह लीजिए कि यहाँ पे 75-80% इसको इनरिच कर लिया जाएगा, प्योरीफाई कर लिया जाएगा, तो इसे एटम बम वगैरह बनाए जा सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे जो अमेरिकन सरकार है वो ईरानियन सरकार से काफ़ी ज़्यादा खफा रहती है कि ईरान आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल बन जाएगा, और साथ में धमकी भी देते रहता है। इसलिए यहाँ पे ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा कई सारे सैंक्शंस भी लगाए जा चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना जो पहला सबसे बड़ा रीजन है ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो दुश्मनी का, वो यही है कि ईरान के अंदर ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यूरेनियम को इनरिच करने का ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे। और साथ में जो कह लीजिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिलता है वो भी ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना। वुमेन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राइम देखने को मिला है, और साथ में ओपनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है यहाँ पे जो पॉलिटिकल कह लीजिए कि यहाँ पे ऑपोजिशन के फिगर होते हैं उनको, है ना। आप देख सकते हो कि जो वुमेन के लिए काफ़ी
कड़ा ड्रेस कोड यहाँ पे निर्धारित किया जा चुका है, और जो इसको पालन नहीं करता है तो ईरान के अंदर जो यहाँ पे मोरालिटी पुलिस है वो उनको कह लीजिए कि अरेस्ट कर लेते हैं। हिज टर्म ऑल्सो सॉ इंक्रीज्ड मिलिट्री टेंशन विथ इजराइल एंड द वेस्ट, विथ ईरान सपोर्टिंग हिजबुल्लाह इन लेबनान, द हाउती रिबेल इन येमेन एंड रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। आप देख सकते हो है ना कि इनकी जो टर्म्स रही है इसके अंदर यहाँ पे इसराइल के साथ, और साथ में यहाँ पे जो वेस्ट वर्ल्ड है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशंस देखने को मिले हैं। चाहे ईरान यहाँ पे हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता हो इसराइल के खिलाफ, है ना, चाहे वो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना हाउती रिबेल्स को यमन में सपोर्ट कर रहा हो इसराइल के खिलाफ, तो यमन के अंदर भी यहाँ पे ईरान की प्रॉक्सी मौजूद है, और साथ में लेबनान के अंदर भी यहाँ पे हिजबुल्लाह नाम से जो यहाँ पे एक है ना मिलिट्री आर्मी है वो यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि इनका जो पूरा का पूरा जो वसीयत रहा है वो एक तरीके से है ना वो गलत एंगल की ओर जाता है। आपको बता दें कि 1999 में है ना 1999 में एक भारी बड़ी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, और उसको कह लीजिए कि है ना दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो वो भी जो डिसीजन लिया गया था वो किनके द्वारा लिया गया था, तो रईसी के द्वारा ही लिया गया था। आप देख सकते हैं रईसी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रैक डाउन ऑन अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, है ना कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर एक कड़ा क्रैकडाउन किया जाता है 1999 में, वो भी रईसी के द्वारा ही किया जाता है। द जुडिशरी अंडर हिज इन्फ्लुएंस, आप देख सकते हो कि चूंकि जो जुडिशरी है ना उस वक्त ये जुडिशरी के अंदर थे यहाँ पे, और ये उनके इन्फ्लुएंस में जो जुडिशरी है इनके इन्फ्लुएंस में ऑथोराइज करता है किसको, द अरेस्ट एंड द टॉर्चर ऑफ मेनी स्टूडेंट, है ना कि स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया जाए और उनको टॉर्चर किया जाए। ये जो डिसीजन लिया गया था जुडिशरी के द्वारा, लेकिन जुडिशरी किससे इन्फ्लुएंस था, तो ये रईसी से इन्फ्लुएंस था। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों स्टूडेंट ने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में आगे चलकर भी प्रोटेस्ट किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें जान भी गया था जब उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा था उसको लेकर। 1988 की बात करें, 1988 की बात करें तो इस वर्ष एक भारी बड़ी मात्रा में यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया गया था, लोगों का कत्ले आम किया गया था। उसमें भी बताया जाता है कि रईसी का बहुत बड़ा हाथ था या फिर इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। ड्यूरिंग द समर ऑफ 1988 इब्राहिम रईसी वाज ए की मेंबर ऑफ द डेथ कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, है ना कह लीजिए कि जिनको पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे है ना जिनको प्रिजनर बनाया गया था, है ना यानी कि जिनको कह लीजिए कि कैद किया गया था उनको एग्जीक्यूट किया जा सके मास लेवल पे। इसके लिए 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूशन कमेटी बनाया गया था, और ये जो 4 मेंबर का एग्जीक्यूशन कमेटी बनाया गया था उसमें जो सबसे बड़े मेंबर थे वो खुद रईसी थे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे पूरे का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है ह्यूमन राइट वायलेशन का वो कह लीजिए कि इनके ऊपर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना एग्जीक्यूशन कमेटी बनाया गया था इसको बाद में क्या जाने लगा, डेथ कमीशन भी बुलाया जाने लगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन, है ना जो कि रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस कमीशन को कि बहुत सारे कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको एग्जीक्यूट किया गया था। प्राइमरली मेंबर ऑफ द पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान एंड द लेफ्टिस्ट ग्रुप। आप देख सकते हो कि जो सरकार पावर में है और उस सरकार के खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठा रही थी उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था, और यहाँ पे इस कमेटी के तहत इस कमीशन के तहत उनका मास लेवल पे एग्जीक्यूशन किया गया था, और वो भी डिसीजन लिया गया था इन्हीं के द्वारा लिया गया था दोस्तों, है ना। उसमें आप देख सकते हो कि लगभग 30,000 से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर को एग्जीक्यूट किया गया था, वो भी खुलेआम, है ना। तो 1988 में जो मास एग्जीक्यूशन हुआ उसके बारे में जाना ही आपने। 1999 में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जिस तरीके से दबाया गया उसके बारे में आप देख सकते हो। इनका जो इतिहास रहा है वो एक सिस्टमैटिक टॉर्चर और साथ में एग्जीक्यूशन का रहा है दोस्तों। थ्रू आउट हिज करियर इन द जुडिशरी, जो आपने जाना कि जो सुप्रीम लीडर के अंदर ही जो 5 कैटेगरी है उसमें प्रेसिडेंट का भी एक पद आता था और साथ में एक जुडिशरी का भी आता है। तो ये बहुत सारा जो अपना टाइम यहाँ पे है पॉलिटिकल करियर के रूप में ये जुडिशियरी के अंदर यहाँ पे बिताते हैं दोस्तों। एक तरीके से यहाँ पे ये लॉयर भी थे यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जुडिशरी के अंदर जो अपना ये वक्त बिताया उस वक्त भी जो डिसीजन लिया गया जुडिशरी के द्वारा वो भी काफी ज्यादा टॉर्चर से भरा रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से प्रिजनर के साथ यहाँ पे सलूक किया गया दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे इनह्यूमन तरीके से अमानवीय तरीके से जो व्यवहार किया गया लोगों के साथ, उनको एग्जीक्यूट किया गया, वीमेन को एक सख्त ड्रेस कोड के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया गया। इसको लेकर यहाँ पे इनके ऊपर कई सारे सवालात यहाँ पे खड़े होते रहते हैं, और साथ में जो अमेरिका इनके ऊपर यहाँ पे ये लगाते रहा है वो ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यहाँ पे, और साथ में इजराइल के साथ भी इनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खराब से खराब हो चुका था यहाँ पे। और लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे, है ना, एक कह लीजिए कि सांत्वना भरा यहाँ पे संदेश अपने ट्विटर हैंडल पे जरूर साझा किया है इब्राहिम रईसी को लेकर यहाँ पे। और हाल के दिनों में, है ना, जो ईरान का कह लीजिए कि एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, उसका पूरा कंट्रोल अगले 10 वर्षों के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे फुल्ली कंट्रोल और साथ में मेंटेनेंस वगैरह हो गया। वो किसको सौंप दिया गया है, तो इंडिया के ऊपर सौंप दिया गया है। तो अब भारत और यहाँ पे ईरान के बीच में कह लीजिए कि रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांत्वना अपना जाहिर किया है। लेकिन
वेस्ट जो वर्ल्ड है और साथ में जो अमेरिकन सरकार है या फिर जो इजरायली सरकार है उसके साथ ईरान का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है यहाँ पे। तो आपने जाना कि इनका जो ये डेथ रहा है इसके वजह से आगे आने वाले दिनों में अगर जो इसराइल का इन्वॉल्वमेंट आता है तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशंस में बदल सकता है। हो सकता है कि ईरान और हैवी तरीके से यहाँ पे इसराइल के ऊपर अटैक करे, और इसराइल भी कोई कमजोर कंट्री नहीं है दोस्तों, वो एक समय पे 6 देशों को 6 दिनों में हरा चुका है। तो कह लीजिए कि अगर जो इसराइल अटैक करता है तो एक बहुत बड़ा जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा वॉर बन सकता है। लेकिन अगर जो किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं ढूंढा जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष इलेक्शन होने वाला है और उसमें यहाँ पे कह लीजिए कि एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर जो सुप्रीम लीडर का इस तरीके से यहाँ पे देहांत हो जाता तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे है ना ईरान के लिए टेंशंस बन सकते थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकता था, है ना। पिछले रात यहाँ पे जो ईरानियन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मन्नत और दुआ मांगते रहे यहाँ पे, ताकि ये जो प्रेसिडेंट इनके है ना, वो इस क्रैश लैंड को सर्वाइव कर जाए। लेकिन अनहोनी है ना जो होना था वो हो गया। इस बिल्कुल जो मंजूर था वो ऐसा ही था यहाँ पे, और साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर थे यहाँ पे वो भी यहाँ पे मारे गए। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों कि कहाँ क्रैश लैंड हुआ वगैरह यहाँ पे, है ना, किस पर्पस से वो गए थे, और जब आ रहे थे तो 3 कन्वॉय जो हेलीकॉप्टर था उसमें वही क्रैश किया जो जिसमें ये सवार थे यहाँ पे। तो ये सब बातें जानकर आपको कैसा लगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।